एक आदमी जिसका नाम दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। प्रेसिडेंट्स, बिलियनर्स, रॉयल फैमिलीज, साइंटिस्ट्स और ग्लोबल फाइनेंसियर्स। उसके पास कोई ग्लोबल कंपनी नहीं थी, कोई फेमस प्रोडक्ट नहीं था, फिर भी उसके पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ थी और दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे। ये कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की नहीं है, ये कहानी है पावर नेटवर्क्स की, एलीट फाइनेंस की और सिस्टम फेलियर्स की। ये कहानी है जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन की। ऐसी ही और डीप फैक्ट बेस्ड फाइनेंस डॉक्यूमेंट्रीज के लिए द फाइनेंस क्राउन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जेफरी एप्स्टीन का केस मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल फाइनेंशियल स्कैंडल्स में से एक है। इसमें फाइनेंस है, पॉलिटिक्स है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की फेलियर्स भी। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का क्राइम नहीं था, ये एक नेटवर्क था, एक सिस्टम था जहां मनी, पावर और इन्फ्लुएंस एक साथ ऑपरेट करते हैं। और इसीलिए एप्स्टीन की स्टोरी समझना सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये सिस्टम अंडरस्टैंडिंग है। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म हुआ 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में। उसके पेरेंट्स थे पॉला एप्स्टीन और सीमोर एप्स्टीन। पॉला एक होम मेकर थीं और सीमोर न्यूयॉर्क सिटी पार्क्स डिपार्टमेंट में ग्राउंड्सकीपर थे। फैमिली बैकग्राउंड लिथुएनियन और पोलिश जूइश एंसेस्ट्री से जुड़ा हुआ था। एप्स्टीन एक मिडिल क्लास नेबरहुड में बड़ा हुआ। बचपन से ही उसको इंटेलिजेंट स्टूडेंट माना जाता था। उसने स्कूल में 2 ग्रेड स्किप किए। मैथमेटिक्स में उसकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी थी और वो पियानो भी प्ले करता था। 1969 में उसने लाफायट हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की। उसके बाद उसने कूपर यूनियन में एडमिशन लिया, फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के कोरेंट इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिटेल है, एप्स्टीन ने कभी अपनी कॉलेज डिग्री कंप्लीट नहीं की। फिर भी उसको जॉब मिल गई न्यूयॉर्क के एक एलीट प्राइवेट स्कूल में। 1974 में एप्स्टीन डाल्टन स्कूल में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने लगा। डाल्टन स्कूल न्यूयॉर्क के वेल्दी फैमिलीज का प्रेस्टीजियस स्कूल माना जाता है। यहीं से एप्स्टीन की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। यहां उसका एक्सपोजर हुआ एलीट सोशल सर्कल से और इसी नेटवर्क ने उसके फ्यूचर करियर का डोर ओपन किया। 1976 में एप्स्टीन को वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्टीन्स में रिक्रूट किया गया। उसको हायर किया एलन एस ग्रीनबर्ग ने। बेयर स्टीन्स में एप्स्टीन का काम था वेल्दी क्लाइंट्स के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स हैंडल करना, टैक्स स्ट्रैटेजीज, लार्ज एसेट मैनेजमेंट और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स। इस रोल ने उसको एक क्रिटिकल स्किल दी, अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स के साथ डील करना। 1981 में एप्स्टीन ने बेयर स्टीन्स छोड़ दिया और अपनी फाइनेंशियल फर्म शुरू की। इसका नाम था इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्स ग्रुप। बाद में उसने एस्टैब्लिश किया जे एप्स्टीन एंड कंपनी। एप्स्टीन क्लेम करता था कि वो सिर्फ बिलियनर्स के पैसे मैनेज करता है और उसके क्लाइंट्स का मिनिमम नेटवर्थ $8 बिलियन होना चाहिए। इस क्लेम को वेरीफाई करना मुश्किल था, लेकिन एक क्लाइंट ने उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी। 1980s में एप्स्टीन की मुलाकात हुई अमेरिकन रिटेल बिलियनर लेस्ली वेक्सनर से। लेस्ली वेक्सनर एल ब्रांड्स के फाउंडर थे। उनके ब्रांड्स में विक्टोरिया सीक्रेट और बाथ एंड बॉडी वर्क्स शामिल थे। एप्स्टीन धीरे धीरे लेस्ली वेक्सनर का फाइनेंशियल एडवाइजर और एसेट मैनेजर बन गया। फिर एक अनयूजुअल स्टेप हुआ, लेस्ली ने एप्स्टीन को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। इसका मतलब था एप्स्टीन लीगली वेक्सनर के फाइनेंशियल डिसीजंस कंट्रोल कर सकता था। इस डिसीजन ने एप्स्टीन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स के करीब ला दिया और इसी पीरियड में उसकी वेल्थ रैपिडली ग्रो हुई। 1990s तक एप्स्टीन के पास मल्टीपल लग्जरी प्रॉपर्टीज थीं। न्यूयॉर्क मैनहट्टन टाउन हाउस, पाम बीच मैंशन, न्यू मैक्सिको रैंच, पेरिस अपार्टमेंट और यूएस वर्जिन आइलैंड्स में एक प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स। उसके पास प्राइवेट जेट्स भी थे, बोइंग 727 और गल्फ स्ट्रीम 4। मीडिया ने बाद में उसके जेट को नाम दिया लोलिटा एक्सप्रेस। एप्स्टीन की रियल पावर उसकी वेल्थ नहीं थी, उसकी रियल पावर थी उसका नेटवर्क। उसके सोशल सर्कल में ग्लोबल लीडर्स, बिलियनर्स और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज शामिल थे। इन एसोसिएशंस में नाम आए बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रू, एहूद बराक, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, पीटर थील, सर्गे ब्रिन, लियोन ब्लैक और कई दूसरे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इनमें से कई लोगों पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है। उनका नाम सिर्फ फ्लाइट लॉग्स, मीटिंग्स या सोशल इवेंट्स में रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन एप्स्टीन के नेटवर्क का स्केल इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन का मेजर फोकस बन गया।
1996 में एप्स्टीन के खिलाफ अर्ली एलिगेशन सामने आए। मरिया फार्मर और एनी फार्मर ने FBI को रिपोर्ट दी। उन्होंने एप्स्टीन और उसकी एसोसिएट गिस्लीन मैक्सवेल पर अब्यूज के एलिगेशंस लगाए, लेकिन उस वक्त इन्वेस्टिगेशन अग्रेसिवली परस्यू नहीं हुई और सिस्टम कंटिन्यू करता रहा। 2005 में पाम बीच पुलिस को एक कंप्लेंट मिली। एक पेरेंट ने रिपोर्ट किया कि एप्स्टीन ने उसकी 14-ईयर-ओल्ड डॉटर को सेक्सुअल एक्ट्स के लिए पैसे दिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और इन्वेस्टिगेशन में एक डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आया। गर्ल्स को मसाज सेशंस के नाम पर बुलाया जाता था और फिर सेक्सुअल एनकाउंटर्स के लिए पैसे दिए जाते थे। पेमेंट्स यूजुअली $200 से $600 के बीच होती थी। एग्जिस्टिंग विक्टिम्स को एनकरेज किया जाता था कि वो और गर्ल्स रिक्रूट करें। इस सिस्टम को इन्वेस्टिगेटर्स ने पिरामिड स्टाइल रिक्रूटमेंट मॉडल कहा। इन्वेस्टिगेशन में इवेंचुअली 36 माइनर विक्टिम्स आइडेंटिफाई किए गए। 2008 में केस एक कंट्रोवर्शियल टर्न लेता है। यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन के साथ एक नॉन प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट नेगोशिएट किया। इस डील के अंदर एप्स्टीन ने सिर्फ 2 स्टेट चार्जेस पर गिल्टी प्ली दिया। चार्जेस थे सोलिसिटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और सोलिसिटेशन ऑफ अ माइनर। फेडरल चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। सेंटेंस मिली सिर्फ 13 मंथ्स जेल की, और उसमें भी एप्स्टीन को डेली वर्क रिलीज मिलता था। वो दिन में जेल से बाहर जाकर ऑफिस काम करता था और रात को वापस जेल आता था। डील का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट था, इसने एप्स्टीन के अननेम्ड को-कंस्पिरेटर्स को भी फेडरल प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दे दी। इस डील को मीडिया ने नाम दिया द स्वीट हार्ट डील। रिलीज के बाद भी एप्स्टीन का लाइफस्टाइल लार्जली कंटिन्यू करता रहा। वो रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर था, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल करता रहा। विक्टिम स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग नेटवर्क का स्केल बहुत बड़ा था। 2025 फेडरल रिव्यूज के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग विक्टिम्स की पॉसिबल नंबर 1000 से ज्यादा हो सकती है। 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को फेडरल अथॉरिटीज ने न्यूयॉर्क में अरेस्ट किया। चार्जेस थे सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स और कंस्पिरेसी। इस बार एलिगेशंस का स्कोप बहुत बड़ा था। विक्टिम्स ने क्लेम किया कि उन्हें मल्टीपल प्रॉपर्टीज में एक्सप्लॉइट किया गया। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, न्यू मैक्सिको, पेरिस और यूएस वर्जिन आइलैंड्स। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में डेड पाया गया। ऑफिशियल रूलिंग थी सुसाइड बाय हैंगिंग, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मल्टीपल इरेगुलरिटीज रिपोर्ट हुई। सिक्योरिटी कैमरा फेलियर्स, गार्ड सुपरविजन इश्यूज और फोरेंसिक डिबेट्स। इन इनकंसिस्टेंसीज ने पब्लिक स्पेकुलेशन और कंस्पिरेसी थियरीज को फ्यूल किया। एप्स्टीन की डेथ के बाद भी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई। 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ। इस लॉ ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स रिलीज करने का ऑर्डर दिया। दिसंबर 2025 में 30,000 से ज्यादा पेजेस पब्लिक किए गए। इन डॉक्यूमेंट्स में फ्लाइट लॉग्स, कम्युनिकेशंस और विटनेस टेस्टिमनीज शामिल थीं। 2026 तक इन्वेस्टिगेशन और डॉक्यूमेंट रिव्यूज कंटिन्यू कर रहे हैं। एप्स्टीन के नेटवर्क में सबसे सेंट्रल एसोसिएट थीं गिस्लेन मैक्सवेल। वो ब्रिटिश सोशलाइट थीं और मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की डॉटर थीं। विक्टिम टेस्टिमनीज के अकॉर्डिंग मैक्सवेल रिक्रूटमेंट और लॉजिस्टिक्स मैनेज करती थीं। 2021 में यूएस कोर्ट ने मैक्सवेल को सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस पर कन्विक्ट किया। उसको 20 इयर्स की प्रिजन सेंटेंस मिली। एप्स्टीन केस ने एक और कंट्रोवर्शियल थ्योरी को भी जन्म दिया, ब्लैकमेल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्योरी। 2019 FBI रेड में एप्स्टीन के मैनहट्टन मैंशन से मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स और रिकॉर्डिंग्स रिकवर हुए। इस एविडेंस ने स्पेकुलेशन को फ्यूल किया कि पावरफुल इंडिविजुअल्स की रिकॉर्डिंग्स कलेक्ट की जा रही थीं, लेकिन इस थियरी पर कंक्लूसिव पब्लिक प्रूफ अभी तक लिमिटेड है। 2026 तक एप्स्टीन केस लीगल और पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशंस में एक्टिव है। कांग्रेशनल हियरिंग्स चल रहे हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिव्यू हो रहे हैं और इन्वेस्टिगेटर्स इवैल्यूएट कर रहे हैं क्या सारे रिकॉर्ड्स पब्लिक हुए हैं या नहीं। जेफरी एप्स्टीन की स्टोरी सिर्फ एक क्रिमिनल बायोग्राफी नहीं है, ये एक सिस्टम एक्सपोज करती है। एलीट फाइनेंस नेटवर्क्स, पावरफुल सोशल सर्कल्स और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की वीकनेसेस। कभी कभी वेल्थ और इन्फ्लुएंस सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर देते हैं और इसीलिए ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस क्रिटिकल होते हैं। बिजनेस दुनिया में पावर सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं बनती, पावर बनती है नेटवर्क से, एक्सेस से और इंफॉर्मेशन से। और कभी कभी ये कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल हो जाता है कि सिस्टम उसे कंट्रोल करने में स्ट्रगल करता है। ऐसी ही और डीप फैक्ट बेस्ड फाइनेंस डॉक्यूमेंट्रीज के लिए द फाइनेंस ग्राउंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द फाइनेंस ग्राउंड पर, जहां फाइनेंस को सिर्फ बताया नहीं, समझाया जाता है।